बातचीत करते हुए रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ पर भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं करने का आरोप लगाया। देखिए खेसारी का ये विस्फोटक इंटरव्यू। हमारी आज की मुलाकात में मेरे साथ जो शख्स इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं, मैं उनके गायन कला से परिचित था, मैं उनके नृत्य कला से भी परिचित था, मैं उनकी अभिनय कला से भी परिचित था। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि वो तो मेरे पड़ोसी हैं, तो मैं भागता हुआ उनके पास चला आया। सोचा पड़ोसी धर्म निभाया जाए, थोड़ी गपशप की जाए। तो आज की इस गपशप में मैं आप सभी लोगों को मिलाने जा रहा हूं भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से। खेसारी जी, इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबको इंडिया न्यूज़ देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम और ढेर सारी शुभकामनाएं। अब तो बातचीत की शुरुआत करें, इसके पहले सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि खेसारी भैया का हाल बा? बढ़िया, ठीक बा। हमनी का देखत बानी जा कि कई भोजपुरी के सितारा लोग अब राजनीति के डगर पर चलत बा लोग। रहुआ कब सोचा तानी कि राजनीति पर चलल गई? देखिए, मैं राजनीति कई कोनो बड़ा चीज़ नहीं है। राजनीति भी इंसान सेवा भाव के हिसाब से करेला ताकि केहू के सेवा कर सके। और हम जहाँ बानी तहाँ तो ऑलरेडी लोग के मनोरंजन के हिसाब से सेवा करते बनी और हमारे जितना भी हो सकेला लोग के मदद कईल हमरा जेहन में शुरू से बारे। हमार केहू मदद ना करी, लेकिन हम कोशिश हमेशा करीले कि अगर वो लायक हम बानी तो जे भी हमारा जीवन में होखे ओकर मदद करी, जे नइखे ओकरो मदद करी। तो बस सेवा भाव अगर होखे रहे लगे तो राजनीति के लेके जरूरत नहीं है। हाँ, एगो पावर के बात होला कि इंसान जब पावर में आवेला तो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकेला। लेकिन अगर सेवा भाव मन में बात तभी हो सकेला। तो आदमी के हमेशा मन में सेवा भाव और दिल में लोग के प्रति सम्मान होके के चाहिए। आप कहीं भी कोनो भी क्षेत्र में रही तो लोग मदर टेरेसा कोई नेता बन के थोड़ी दुनिया को अपनाई। तो जिंदगी में कोनो जरूरत नहीं है कि रुआ कुछ बन के कुछ दुनिया के हेल्प कर सकता नहीं। रुआ जवना विधि में बानी, जवना विधा में बानी, जवना जगह पर बानी, वो जी हर आदमी के जरूरत बा। चाहे वो कला क्षेत्र होखे या किसान क्षेत्र होखे या दुनिया के कोनो भी विधि होखे, ओमे इंसान के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हर जगह बा। उहे हमार अगला प्रश्न रहे। हमनी का राउर गायन विधा देख लेले बानी जा, नृत्य अभिनय सब हमनी का देख लेले बानी जा। अब कोनो ऐसन विधा बा जेमे रउआ ट्राई करे जात बनी, आजमाए जात बनी खुद के कि अब ई कइल जाओ? ना ना, अभी ऐसा कोनो हमार इरादा नहीं है। ऐसे जे हम जहाँ बानी तहाँ बहुत हमके लगता है जहाँ बानी वहाँ के राजा बनी हम। और अब हमार एगो विषय हमेशा रहेला कि हम नरक राजा बनल पसंद करीले, स्वर्ग के नौकर ना, क्योंकि नीचे हम काम ना कर पाए। एक्टिंग अलग जगह बा। एक्टिंग में हम अपने आप के जौन भी कोशिश करेला आदमी बेहतर करे के, गायकी में आदमी कोशिश करेला बेहतर करे के, अपना परिवार में सबके सम्मान करे के कोशिश करेला और करेला भी। तो शुरू से जौन हमारा संस्कार मिलल बगे तवना के हमेशा ढोवे के कोशिश करीले हम। और आगे का होई हमू नहीं की जानत, काल का होई हमरा पता नहीं की। तो हम आज जी ले, काल के बारे में हम आज सोच ले नहीं की जे काल का हो। ऐसे जे काल खुदे पता नहीं कि हमारे जे का हो। कल क्या होगा किसी को भी नहीं पता। मैंने अपने इस इंटरव्यू की शुरुआत जानबूझकर भोजपुरी में की ताकि मैं बता सकूं कि भोजपुरी में माधुर्य कितना है, भोजपुरी में मिठास कितनी है। जब कोई भोजपुरी बोलता है तो ये भाषा सीधे दिल को छूती है। भोजपुरी एक ऐसी भाषा है, चाहे आप इसमें डांट लें, किसी पे क्रोध कर लें या किसी पे व्यंग कस लें, ये सुहानी लगती है, मीठी लगती है। लेकिन भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री पे सबसे बड़ा आरोप क्या लगा है जानते हैं? कि ये म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है अश्लीलता परोसती है और इसका सबसे बड़ा ठीकरा खेसारी लाल यादव पर ही फोड़ा जाता है। कहा गया एक समय में कि 10 में से 8 गाने तो द्व्यर्थी बनते हैं, डबल मीनिंग बनते हैं। खेसारी जी, और ये आरोप प्रत्यारोप सालों से चलते आ रहे हैं। आज आपका क्या स्टैंड है? क्या वाकई ऐसे गाने बनने अभी भी जरूरी हैं या रुकने चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री तो बदनाम हो रही है? बिल्कुल, सबसे बड़ा चीज़ देखिए, अभी हमने एक सिनेमा की रंग दे बसंत और बिग बजट की सिनेमा की, कम से कम 8 से 9 करोड़ की सिनेमा है वो। उसमें जाकर गाने देखिए आप। सबसे बड़ी चीज़ जानते हैं क्या है? बेहतर चीज़ आप देने की कोशिश करिए, बेहतर करिए ना, तो बेहतर पर लोगों का कोई ध्यान ही नहीं रहता है। हम भजन इतने गाते हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं है, उसके लिए कोई नहीं बोलता। मैंने भी गलती की है, ऐसा नहीं कि मैंने गलती नहीं, मैंने उस समय समझ में नहीं आता था। उस समय एक पहचान की ज़रूरत थी मुझे कि नहीं यार मेरी पहचान बने, मेरी पहचान बने, और उसमें गलतियाँ हमने की है। जब आदमी दौड़ता है ना, जब आदमी कुछ करता है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर काम सही होता है। कुछ ना कुछ गलत तो होना ही आपसे। कभी किसी के दबाव में आप गलत कर जाएंगे, तो कभी आप ऊपर आने के लिए गलत कर जाएंगे। तो हर विधा में कुछ ना कुछ गलतियां होती ही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि
वो लॉजिक यहाँ पे काम करता है कि कसाई भी बकरा तभी काटता है जब लोग उसे खाते हैं। चूंकि वैसे गानों के हाँ। सुनने वाले थे, इसीलिए आप लोग मजबूर थे वैसा उसमें गाना बना। मजबूर, लेकिन आज हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं हम्म, और उसका रिजल्ट देखिए। आज रंग दे बसंती में लोगों ने प्यार भर भर के दिया और अभी दे भी रहे हैं। और हर जगह 263 सिनेमा हॉल में हमारी सिनेमा लगी और मैं प्रचार करने भी गया था और हर जगह थिएटर में भी घुमा। और रोशन जी ने इतना बड़ा प्रयास किया भोजपुरी को बड़े लेवल पे, एक जो भाषा होता है ना कि यार भोजपुरी, तो ऐसा नहीं, जब हम भोजपुरी में खुदे हमनी के बोलल ना चाहब जा तो दुनिया हमनी के काहे सुनी। बिल्कुल। तो समस्या ई बजे पहले अपने आप के संभालल जरूरी बा। पहले भोजपुरी से प्यार हमरा होके के चाहिए, ओकरा बाद दुनिया के होके लगी। तो बिल्कुल। हर आदमी ऐसा सोची ना तो अपन भोजपुरी बहुत बड़ा हो जाएगी। भोजपुरी के प्रचार प्रसार पर जोर देने की ज़रूरत है और इस जोर की इस बात की आवश्यकता बहुत पहले से महसूस की जा रही थी। खेसारी भाई, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि साउथ इंडिया से कुछ फिल्में बनती हैं और पूरे देश में छा जाती हैं। मतलब उत्तर भारत का भी जो दर्शक है उसको बड़े आदर सम्मान के साथ देखता है, फिल्म हिट हो जाती है। तो दक्षिण भारत की फिल्में अगर समूचे भारत में हिट हो सकती हैं तो भोजपुरी फिल्मों का दायरा इतना छोटा क्यों है? देखिए, दायरा जानते हैं क्या है, सबसे बड़ा चीज़ बजे आज के डेट में अब हमारे लड़का भोजपुरी ना बोल पावे, तो भोजपुरी ना बोल पावेला तो भोजपुरी वो देखी कैसे। हमनी के अगर शिक्षा, दीक्षा और रोजगार अगर सब कुछ बिहारे में रही तो आज अपन भाषा बहुत बड़ा हो जाएगी। ऐसे जो हमनी के बिहारे में रह के, बिहारे के लोग के बीच में रह के आ हमनी के अपन प्रवेश शुरू करती जाए तो हमनी के भोजपुरी सुने के मिली। हमार लड़का के बेहतर अगर पढ़ाई बेहतर रही तो हमार खेसारी लाल जी का करेंगे। अगर फिल्म सिटी पटना में रही, बिहार में रही तो खेसारी मुंबई का करेंगे। आप लोग फिल्में बनाते हैं और फिल्में रिलीज करने के लिए हॉल भी नहीं है, ऐसी स्थिति यूपी बिहार हाँ, की है। समस्या ये बाजी क्या समान तबा ये है दुर्दशा की वजह? बिल्कुल बिल्कुल समान तबा, लेकिन बेचे के दुकान नहीं है। अच्छा। तो सामान तो दुकान में बेचाई ना, रोड पर बैठ के तो बेचाई ना। तो दुकान नहीं है। दूसरा चीज की अगर सारा रोजगार अगर जेंगा आज मुंबई में इतना रोजगार बा, उतना ही रोजगार अगर बिहार में रही तो हमने के अपना परिवार के साथे काम करती जा ना, तो जी सब बोले वाला के बा भोजपुरी। लेकिन जैसे हमने के मुंबई आइले जा, ए जी बोले वाला के बा हिंदी, मराठी, गुजराती। तो जब यहाँ के प्रवेश बावे सब मिक्सर तो आदमी अपन भाषा कहाँ बोल पाई। अगर 5 आदमी जी गया भोजपुरी बोले वाले बड़े तो 50 आदमी हिंदी बोले वाले बड़े, तब आदमी अपनों भाषा के भुला के वही में 45 की संख्या ज्यादा हो गई ना। लेकिन अभी तो आप लोग, खेसारी भैया, आप लोग हैं, मनोज जी हैं, रवि किशन जी हैं, ये तो राजनीति के सक्रिय लोग हैं ना। ये क्यों नहीं यूपी और बिहार में सिनेमा के, भोजपुरी सिनेमा के उद्धार के लिए कुछ करते हैं? आज भी वहाँ के दर्शक वो नहीं समझते कि किस हॉल में जाए। हॉल्स की कमी है अब यूपी बिहार में। आप लोगों को अगर प्रमोशन मिलना चाहिए तो सबसे पहले इनसे मिलना चाहिए। नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग बनते ही भोजपुरी से, चाहे मनोज भैया हो या रवि भैया हो या दिनेश भैया हो या पवन भैया हो या मैं हूँ, चाहे एवरीथिंग जितने भी लोग हैं सब बने भोजपुरी से। लेकिन जब इनको एक पोजीशन मिली तो सबसे पहले भोजपुरी को ही बोले। आदमी को जब गाड़ी मिलती है ना, नई गाड़ी जब मिल जाती है ना सर, तो पुरानी गाड़ी को कोई पूछा नहीं मारता। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। और यही चीज़ें हुई। अगर पुरानी चीज़ें जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे दोस्त मिल गए, बहुत सारे माँ बाप मिल गए, लेकिन मेरे अंदर में अपने माँ बाप का सम्मान है, इसलिए खेसारी लाल यादव मुंबई से अपने बाप को बुलाया, अपने मम्मी को बुलाया, अपने चाचा को बुलाया, अपने सास माँ को बुलाया, अपने ससुर को बुलाया। तो मेरे अंदर अपने परिवार के प्रति संवेदना है, मेरे अपने परिवार के प्रति एक प्यार है, एक लगाव है, इसलिए मैं अपने परिवार को लेके चल रहा हूँ और मैं अपने परिवार को हर अपनी खुशी का हिस्सा बना रहा हूँ। अब जिनको नहीं है उनके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ। आज भी मेरे लिए भोजपुरी सबसे बड़ी सर्वोपरि और मेरे लिए भोजपुरी बहुत ऊपर है। अब मनोज भी चाहें तो वो चीज़ें बदल सकती है कि भाई संसद भवन, अब विधानसभा, संसद भवन, जहाँ भी आपका जगह मिलता है, करीब आप कम से कम भोजपुरी के बारे में 2 शब्द बोलिए कि भाई हमारी भोजपुरी ऐसी है, अब भोजपुरी को प्रमोट करना चाहिए। तो अब ये क्यों नहीं करते हैं ये तो मुझे पता नहीं, बट मुझे लगता है कि अगर वो चाहें तो ये बहुत ऊपर हो सकती है। बिल्कुल। सभी को भोजपुरी ने बनाया है और भोजपुरी के प्रति उनका योगदान कितना है इस पर भी नज़र सबकी रहती है। आप भी 100 से ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं, अगर मेरा अध्ययन गलत नहीं है तो। 100 के आसपास।
आगे क्या इरादा है, आगे क्या करेंगे? मैं वही तो बोला थे, कल पता नहीं। हम्म, मैं आज जीता हूँ, आज मैं अपने परिवार के साथ हूँ। हम्म, मेरे लिए मेरी ज़िंदगी मेरी परिवार ही है। मैं कोशिश हमेशा किया हूँ कि मैं, चाहे वो मेरे भाई हों, मेरे करजन हो या मेरे रिश्तेदार हो, मैं सबको लेके चलूं। मैं झुकता भी बहुत हूँ, लेकिन जहाँ होता है ना कि झुको, झुक जाओ, अगर रिश्ते बचते हैं तो झुक जाओ। लेकिन लगता है कि भाई सिर्फ आप ही को झुकना है तो रुक जाओ। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार, अब रुकना चाहिए मुझे। जहाँ लगता है कि झुकने से रिश्ते बच जाएंगे तो झुक जाता हूँ मैं। लेकिन मुझे ही सिर्फ झुकना पड़े तो मैं रुक भी जाता हूँ कि नहीं भाई, रुक आप जाओ। खेसारी जी, आपकी बातों से हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन के तजुर्बों ने आपको बहुत कुछ सिखाया और बहुत मजबूत इंसान बना दिया, क्योंकि मैंने आपके पुराने इंटरव्यूज भी देखे जिसमें आप अपने जीवन के अनुभवों को बहुत अच्छे से लोगों के सामने रखते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि झुकना मैं जानता हूँ, लेकिन जहाँ मुझे स्वाभिमान से समझौता करना पड़ेगा वहाँ नहीं झुकेंगे। हाँ। तो इस किस्म के मैं तमाम अनुभव आपके कई इंटरव्यूज में सुन चुका हूँ। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि हाल फिलहाल में आप कैनवसिंग करते नजर आए, आप पवन सिंह के चुनाव प्रचार में गए थे, आपको राजनीति की ओर क्या खींच कर लेकर गया? मेरे संबंध मुझे बहुत खींचते हैं। राजनीति में जो भी चीज़ें हो, आज मुझे जो कुछ भी मिला है उन लोग का योगदान तो है ना। चाहे वो पवन जी हों या रवि जी हों या मनोज जी हों या दिनेश भैया हों, इन सबका बनाए हुए रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। हाँ, आज मैं कोशिश कर रहा हूँ उस रास्ते को बड़ा करने की। जैसे रंग दे बसंती जैसे सिनेमा को बनाकर उस रास्ते को बड़ा किया मैं। और मैं नहीं, पूरी टीम ने की। मेरा तो सिर्फ एज ए कलाकार मैंने काम किया, और मेरा सौभाग्य है जो वैसे मूवी मुझे मिली काम करने के लिए। जी। वहाँ जाने का रीज़न मेरा ये था कि उन्होंने मुझे, उनको लगा कि मैं उनका भाई हूँ और उन्होंने मुझे बुलाया। अगर कोई बुला रहा है और जिसको हम बड़ा भाई हमेशा बोलते आए हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे जाने से कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा उस इंसान को, और उनको लगा होगा ना कि मेरा भाई आएगा तो कुछ चीज़ें बदलेगी, और बदली भी। बहुत सारी चीज़ें बदली, नहीं तो निर्दलीय अगर हम सबका सपोर्ट नहीं होता तो निर्दलीय 2,75,000 वोट लाना साधारण बात नहीं है। वो 60-70 हज़ार के आसपास आ रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने बेहतर चुनाव लड़ा, अच्छे वोट पाए हैं उन्होंने, और इसमें यकीनन आपका भी योगदान था, आपकी लोकप्रियता का योगदान था। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, लेकिन अब ये हो रहा है कि बीजेपी को ये लगता है कि बिहार में 2 सीटों पवन सिंह की वजह से हार गई, जिसमें काराकाट की तो सीट थी ही, आरा जहाँ से वो आते हैं वहाँ भी बीजेपी का प्रत्याशी हारा, और इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है पवन सिंह पर। तो इस पर आपकी कोई ये प्रतिक्रिया? बहुत बड़ी चीज़ है कि महाराज, एक आदमी, एक कलाकार की पावर आप समझ सकते हैं कि पूरी शाहबाद की सीट बीजेपी गंवा दी। शाहबाद में एक भी सीट नहीं है। चाहे वो सासाराम देख लीजिए, आरा देख लीजिए, बक्सर देख लीजिए या काराकाट देख लीजिए। तो एक कलाकार की ताकत देखिए। लोगों को लगता है कि नचनिया बजनिया, लेकिन उस आदमी की वजह से इतनी बड़ी पार्टी का 4 सीट निकल गया, तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। वो आदमी हारा जरूर, ठीक है, बट आपको भी तो 4 सीट गंवाना पड़ा। अगर आप लोगों ने माइनस कर लिया होता तो शायद वो 4 सीट बच जाते। बिल्कुल, मेरा अगला प्रश्न यही था, क्योंकि आपका सामीप्य है उनके साथ, आपके बहुत घनिष्ठ संबंध है, और आपने भी उनकी राजनीति की जो राजनीति में जाने की जो इच्छा है, उसका अध्ययन आपने भी किया होगा कि क्यों पवन सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर बीजेपी उनको एक मौका दे रही थी तो वो मौका उन्होंने क्यों नहीं लिया? देश की सबसे बड़ी पार्टी उन्हें टिकट दे के लड़वाना चाह रही थी, वो मौका उन्होंने क्यों नहीं लिया? उनके दिमाग में क्या आया? ऐसी कौन सी मेरे कहने का मतलब ये है कि बंगाल के लोगों ने तो पवन सिंह को नहीं बनाया, बिहार भोजपुरी के भाषा के लोगों ने बनाया। तो मेरे कहने का मतलब कि भोजपुरी भाषा के लोगों ने मुझे बनाया, और मैं विकास मुंबई में जाके करूँ, मैं मुंबई के विकास के लिए चुनाव लड़ूँ, तो ये भी तो ठीक नहीं है। उस आदमी के मन में कहीं ना कहीं कुछ लगा होगा कि नहीं यार, भोजपुरी भाषा के लोगों ने मुझे अगर बनाया है तो मुझे भोजपुरी भाषा का ही योगदान लेकर और भोजपुरी भाषा के लोगों के लिए ही करना है। आपको लगता है अगर बीजेपी पवन सिंह को बिहार के किसी सीट से उतारती तो जीत जाती? बिल्कुल जीतते, बिल्कुल। देखिए, पार्टी का वोट तो होता ही है, और हमारे यहाँ जातिगत फैक्टर है, क्योंकि कोई नेता जातिवाद नहीं करता, हम सभी करते हैं। आम जनता जातिवाद करता है। आम जनता को अपने जात का नेता चाहिए, किसी नेता को जात नहीं चाहिए। आज तक बताइए, लालू प्रसाद यादव जी हों या नीतीश कुमार जी हों या रामविलास पासवान जी हों,
बिहार के किसी भी नेता को आप उठा के देख लीजिए, अपने जाति को कभी मंत्रिमंडल में भेजा है क्या? अपने जात के किसी बच्चे को मंत्री बनाया है क्या? चाहे वो नीतीश चाचा हो या हमारे लालू चाचा हो। तो जब ये अपने जाति को बड़े औहदे पे नहीं देखना चाहते, लेकिन उनके जात के जो लोग, हमारे जात के जो लोग, लेकिन वोट तो वो जात के नाम पे ही मैं मांगते वही हैं। तो जात कहना की चाहता हूं। राजनीति जितनी बिहार में उतनी और कहीं नहीं है। लेकिन जात की राजनीति, हमारे कहने का मतलब कि जात की राजनीति नेता नहीं करते। आज तक कोई भी जिस जाति के नेता बना है वो अपने जात को कभी बढ़ाया नहीं है। कैसे बढ़ा देगा? वो तो जानता है कि जैसे ही बढ़ेगा तुरंत मेरा कंपटीटर बन जाएगा, क्योंकि ये भी तो जात का नेता हो जाएगा ना। तो वो कभी अपने जात को बढ़ाएगा ही नहीं। हमें जात पात जो होता है ना हमारे बिहार यूपी में, वो नेता नहीं करते। आम जनता को जात का नेता चाहिए। उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये मेरा भला करेगा। मैं अपने गांव की बात बोल रहा हूं। मेरे बढ़ने से मेरा गांव में कोई खुश नहीं रहता है। तो सोचिए नहीं से, आप बढ़िएगा, आपके गांव का एक आदमी खुश नहीं होगा। आप ही के जाति के लोग आपका विरोध करेंगे, आप ही के जाति के लोग आपको गाली देंगे। अरे छोड़िए ना, इतना बढ़ने से थोड़ी होता है। तो जब आपके गांव, आपका भाई आपका विरोध करता है, तो आप कैसे समझ लेते हैं कि आपका जात का नेता आपको बहुत बड़ा बना देगा? बिहार की राजनीति पे आपकी पकड़ गहरी, आपका अध्ययन ठीक ठाक लग रहा है मुझे। मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, सरकारें आई गई बिहार में, बिहार की राजनीति तो अब इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गई है कि समझ में नहीं आता कि कौन कब तक सत्ता में रहेगा और कौन कब सत्ता से बेदखल हो जाएगा। बिहार में सरकारें बदल रही हैं लेकिन बिहार नहीं बदल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगता है? क्योंकि वहाँ के लोग नहीं बदल रहे। जिस दिन वहाँ के लोग बदल जाएंगे ना, उस दिन बिहार बदल जाएगी। सर, पूरी ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, एक उंगली काफी है। जिसको आप 5 साल के लिए एक उंगली से चुनते हो, अगर आप बेहतर जगह पे अपनी उंगली को दबा दिए ना, तो इस उंगली की ताकत बहुत बड़ी होती है। आप बेहतर इंसान तो चुनिए। एक चक्र सुदर्शन, इसी उंगली में चक्र सुदर्शन से पूरी संहार हो गई। तो इसमें इतनी पावर है कि एक उंगली एक बेहतर इंसान को चुन सकती है, और वो आदमी 5 साल के लिए कम से कम आपके बच्चों का भविष्य चुनता है। और सिर्फ आप एक उंगली से एक नेता नहीं चुनते, आप अपने बच्चों के भविष्य चुनते हैं, आने वाली पीढ़ी चुनते हैं, आने वाली व्यवस्था चुनते हैं, आप अस्पताल चुनते हैं, आप कॉलेज चुनते हैं, आप बेहतर रोड चुनते हैं, बेहतर फैक्ट्रियां चुनते हैं, एक उंगली से। बट आपको बेहतर जब खुदे नहीं चाहिए तो भाई आप नेताओं को दोष क्यों देते हैं? बिहार से यूपी पे आता हूँ मैं, बिहार से मैं यूपी पर आता हूँ। यूपी में जो अपेक्षा थी बीजेपी की, जिस किस्म का प्रदर्शन हो वैसा हुआ नहीं, ऐसा आपने भी देखा। आपका व्यक्तिगत मत क्या है, किस वजह से ये हुआ कि जो सबसे बड़ी पार्टी थी बीजेपी वो घट के 30 से 35 सीटों के आसपास आ गई? देखिए, मेरा नेताओं के साथ उठना बैठना है भी नहीं, मेरा कलाकारों के साथ उठना बैठना है। मैं संगीत का आदमी हूँ, तो इस विषय पे मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। फिर भी कोई व्यक्तिगत मत तो होगा ही ना आपका। मेरे कहने का मतलब कि आपको अगर कोई नकार रहा है तो आपके अंदर कमी तो होगी। अगर खेसारी को कोई छोड़ रहा है तो खेसारी के अंदर कमी होगी, या खेसारी को हम समझ नहीं पाए, नहीं तो हम समझ गए इसलिए छोड़ दिए। दोनों विषय होती है कि या तो मेरी व्यक्तिगत चीजों को आप समझ जाएंगे तब छोड़ देंगे कि आदमी सही नहीं है, और नहीं तो आप तब छोड़ देंगे कि ये आदमी समझ में नहीं आया। तो अगर आप सही समझ गए तो आप मेरे साथ रह जाएंगे, और आपने समझा ही नहीं तो समझने के लिए रहेंगे। तो विषय दोनों होता है, या तो हम नहीं समझ पाते हैं इसलिए छोड़ देते हैं, अगर हम समझ गए हैं तो छोड़ देते हैं कि नहीं यार ये आदमी ठीक नहीं है, इसको चुनना ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं नेताओं की जो गतिविधि है ना सर, अगर कोई नेता आपके पास वोट मांगने जाता है तो वो मांगने जा रहा है ना आपसे, तो आप, वो तो अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि आप मुझे वोट दीजिए। तो भाई आप पूछिए ना उससे कि आप मुझे क्या दोगे, आप भी पूछिए। वो तो आपसे मांग रहा है, आप भी मांगिए। आप अपने बच्चों का अधिकार मांगिए, आप अपने बच्चों की शिक्षा मांगिए, आप अपने बच्चों की परवरिश मांगिए, आप अपने बच्चों का भविष्य मांगिए। आप मांगिए नहीं रहे हैं और वो मांग रहा है, और वो 5 साल के लिए मांग के लेके गया, उसके बाद पूछेगा भी नहीं कि बच्चे के भविष्य क्या होगा। बिल्कुल, जनता के मूलभूत अधिकारों को लेकर आप बहुत संजीदा मुझे जान पड़ते हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे, आपका पूरा जीवनी मैंने पढ़ा, देखा कि कैसे आप बहुत मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचे हैं, और आज आप वो नाम बन चुके हैं जिसको परिचय की गरज नहीं है।
मैं खुद जब आपके बंगले पर आया तो मैंने देखा कि लोग आपके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए मरे जा रहे हैं। तो ये लोकप्रियता बहुत कम लोगों को नसीब होती है, ये फ़ैन बेस मिलना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। लेकिन मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये सब शुरुआत छपरा से जो सफ़र शुरू हुआ, दिल्ली होते हुए जो मुंबई पहुंचा है, एक लिट्टी चोखा बेचने वाला व्यक्ति आज इस शिखर तक पहुंचा है। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान आप किसका मानते हैं? योगदान मेरी गरीबी का था। भगवान आपको गरीब बनाता है ना, तो आपको सबसे बड़ा अवसर देता है अमीर बनने का। गरीब पैदा हुए थे हम, लेकिन मरना है मुझे अमीर बनने। ये मेरे सपने हमेशा से ऐसे ही रहे कि मेरी ज़रूरतें बहुत थी। आज बच्चन कहीं ना कहीं मेहनत से बनता है और अभिषेक बच्चन किस्मत से। सर, किस्मत किसी के पास होती नहीं है। और किस्मत, लोग कहते हैं ना, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। ये मोबाइल यहाँ पड़ा है, भाग्य में है मेरे मोबाइल, लेकिन मुझे कॉल करने के लिए उसको उठाना तो पड़ेगा। उठा भी लूँगा तो आपसे बात करने के लिए मुझे नंबर लगाना पड़ेगा। नंबर लगा भी लूँगा तो बात करने के लिए शब्द होने चाहिए। तो ज़िंदगी में कुछ नसीब में होता नहीं, नसीब बनाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी चीज़ कि मैंने कोशिश की, और मेरी गरीबी मेरे पे इतना हावी थी कि मुझे करने का अवसर प्राप्त हुआ। गरीब बनना बहुत सौभाग्य का काम होता है, क्योंकि गरीब आप हो तो आपके पास पैंट भी खरीदने के लिए कमाना है, आपको खाने के लिए कमाना है, आपको घर बनाने के लिए कमाना है, ज़मीन लेने के लिए कमाना है, शादी के लिए कमाना है, गहना के लिए कमाना है, बच्चों के परवरिश के लिए कमाना है। तो मेरे पास अवसर इतने थे ना कि मैं उस कमाने में अपने आप को बड़ा बना लिया। सुंदर। लेकिन मैं वो किस्सा ज़रूर आपसे सुनना चाहूँगा, मेरे दर्शकों के लिए खासकर, कि आपकी गायकी से लोगों का परिचय बहुत देरी से हुआ। पहले तो आप अखंड गाते थे और जगराता वगैरह गाते थे। कैसेट आपने बनाई थी, कैसेट गाए थे आप, मुझे याद है, और मेरे ख्याल से 10,000 का खर्चा भी आया था, और 12,000 का, और मेरे ख्याल से उस समय वो बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। हाँ, 12,000 हम तो समझिए कम से कम वो लाख रुपए का आसपास हो गया। और वो कैसेट फ्लॉप होने के बाद आपके पिताजी खिसिया के आपका ब्याह कर दिए थे। ये बात कितनी सही? हाँ, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। और उसके बाद लिट्टी चोखा तक के ठेले तक का सफर। मैं अपनी शादी में 3 बजे सुबह तक आया हूँ। अच्छा। हाँ, मैं 3 बजे सुबह में गया था अंगना में शादी करने। 3 बजे सुबह तक तो मैं ही गा रहा था, ऑर्केस्ट्रा था, गा रहा था। बट एक चीज़ें हैं कि वो सारी चीज़ें जो है ना, मेरे जहन में हमेशा याद रहती है। मेरी गरीबी, मेरी चीज़ें जो है, मेरे बुज़ुर्गों का आशीर्वाद, और इसमें योगदान कहीं ना कहीं देखिए, अगर मुझे प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो उस प्रॉब्लम से निकलने का हल मैं नहीं निकाल पाता। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है, और मेरे फैमिली के बहुत कम लोग जानते हैं। मैं अपनी प्रॉब्लम लोगों से शेयर नहीं करता। मुझे लगता है कि मैं प्रॉब्लम शेयर करूंगा तो वो तो जानता ही नहीं है कि उसका मतलब क्या है, तो उसका हल उसके पास कहाँ से होगा, तो मुझे ही हल निकालना पड़ेगा। तो ज़िंदगी में हमेशा मैंने कोशिश की है कि अकेला चला हूँ, हाँ, कारवा बनता गया, बट रास्ते का सफ़र जो था मुझे अपने आप ही तय करना होगा। चाहे वो मेरे परिवार का अपना सफ़र हो, या मेरे अपने ज़िंदगी का सफ़र हो, या मेरे रिश्तेदारों का हो, या मेरे आगे बढ़ने का सफ़र हो, वो हमेशा मुझे तय तो खुद ही करना पड़ेगा। मेरे आखिर के 2-3 सवाल हैं खेसारी भैया। अब बहुत कम लोगों को, मैं दर्शकों के जानकारी के लिए बता दूं कि लोकप्रियता खेसारी लाल यादव ने इसी नाम से पाई है। लोग ये जानते हैं कि इनका नाम ही खेसारी, लेकिन सच्चाई तो है कि इनका असली नाम जो है शत्रुघ्न है। तो खेसारी नाम से क्यों पुकारे गए, क्यों प्रसिद्ध हुए, इस पर मैं खुद खेसारी जी भैया से बात करना चाहूँगा। खेसारी तो दाल होती है, यूपी बिहार के लोग परिचित हैं उस दाल से, तो दाल के नाम पर आपका नाम, इसके पीछे कोई? एक्चुअली मैं शुरू से बहुत ज़्यादा बोलता था, और हमारे यहाँ जो दाल होती है ना, तो कहीं भी छेड़ दो तो बेमतलब कि मेरे पास बातें बहुत होती थी। मैं अनलॉजिकली बातें, क्योंकि उम्र के हिसाब से ज्ञान और शिक्षा की बहुत कमी थी, तो मैं कुछ भी बोलता था। और कुछ भी बोलता था तो एक हमारे बैजनाथ चचा हैं, ढोलक बजाते हैं, रामाशंकर यादव जी में मैं 6 महीने 8 महीने के साथ उनके साथ था मैं सिवान में। तो उन्होंने मेरा नाम खेसारी रख दिया कि खेसारी की तरह कुछ भी बोलता रहता है भाई, इसका बाद पछता नहीं है। जैसे दाल नहीं पचती, खेसारी पचती नहीं, तो दाल, उन्होंने मेरा नाम खेसारी रख दिया। लेकिन खेसारी की तासीर तो वो ठंडी होती है, लोग उसका इलाज के दौरान भी प्रयोग करते हैं।
देखिए, नाम से असर अगर किसी को होता तो कोई राजा नाम रख के ही जिंदगी चला लेता। नाम नाम का कोई असर नहीं होता है। तर्क है आपके पास। एक आखिरी सवाल, आपके जीवन पर रामायण का मैंने बहुत प्रभाव देखा है। आप अक्सर रामायण के उदाहरण जो हैं अपने इंटरैक्शंस में, अपने इंटरव्यूज में लोगों को देते हैं। एक भव्य राम मंदिर बनकर निर्मित हुआ है अयोध्या में। इस पर आप देख रहे हैं जिस स्तर की राजनीति देश में हो रही है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, विषय मन में श्रद्धा होना तो मंदिर की जरूरत नहीं। मंदिर रहने के बावजूद भी दुनिया अपने घर में पूजा नहीं कर पाती। लेकिन नहीं, मंदिर हमारे लिए जरूरी है। मंदिर हमारे लिए ये जरूरी है कि मंदिर हमें रास्ता दिखाता है कि भगवान के पास जाने का रास्ता क्या है। जिस तरह एक मास्टर हमें किताब के ज्ञान बताता है, शब्दों का उच्चारण बताता है, उसी तरह एक संत, एक पंडित और एक मंदिर, अगर सामान की ज़रूरत आपको है, आपको भगवान से मिलना है, तो मैं जानता हूँ कि पीपल के पेड़ के पास भी इंसान ज्ञानी बन सकता है। बट नाम तो लेना ही पड़ेगा आपको और उस जगह पे जाना पड़ेगा। तो जगह बहुत बड़ी उपलब्धि देती है आपको। और जगह ऐसी चीज़ है ना कि वहाँ पे भेदभाव नहीं होती। वहाँ पे आप अपने आप को दुनिया से दूर रख के, हम पूजा यहाँ भी कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि वो उसी के लिए बनाया गया है। ये शर्ट जो है, ये कुर्ता है ना, इसको पैंट बना के तो नहीं पहन सकते हैं। तो सबकी अपनी जगह है और सबका अपना भाव है। तो मंदिर भी गलत नहीं है और मंदिर के लोग भी गलत नहीं है, बनाने वाले भी गलत नहीं है। बट मुझे लगता है कि विकास मंदिर से भी नहीं हो सकती। एक मंदिर में 7,000 करोड़ का बजट लगा है, वो जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि वो 7,000 करोड़ के बाद यूपी में 7,000 करोड़ की फैक्ट्री भी लग जानी चाहिए। हमारे पास प्रसाद के पैसे नहीं होंगे तब लोग कहते हैं ना कि भूखे भजन न हुई है गोपाला। तो भगवान के भोग लगाने के लिए भी तो पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके प्रसाद के लिए पैसे चाहिए और वो कमाने पड़ते हैं, और कमाने के लिए कोई मजदूरी करना पड़े या आपको कहीं फैक्ट्री में काम करना पड़े। तो ज़िंदगी में सबसे बड़ा मुझे लगता है ना कि धर्म वो है कि लोगों को दान पुण्य करिए, लोगों का सम्मान करिए, अपने माँ बाप को हमेशा अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए। ज़िंदगी में उससे बड़ा धर्म कुछ है नहीं, उससे बड़ा कर्म कुछ नहीं है, उससे बड़ा त्याग कुछ नहीं है, उससे बड़ा पूजा कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल खेसारी भैया, और इस सवाल के साथ ही मैं मेरे इंटरव्यू का समापन करूंगा। और ये सवाल इसलिए पूछना ज़रूरी है क्योंकि मैं जिस स्थान पर खेसारी जी का इंटरव्यू कर रहा हूँ, दरअसल ये एक स्टूडियो है और खुद खेसारी जी का दफ्तर है। एक भव्य स्टूडियो बनकर तैयार हुआ है। रिकॉर्डिंग यहाँ पर होंगी कुछ दिनों में और इस स्टूडियो का नाम रखा गया है KKR 27 ऑडियो लैब। ऑडियो लैब है। तो ये KKR 27 के पीछे क्या तर्क है? किस वजह से ये नाम रखा गया? KKR मतलब के से कृति होता है, जो मेरी बेटी है, के से खेसारी होता है और आर से ऋषभ होता है। तो KKR मैंने इसीलिए रखा कि KKR खेसारी कृति ऋषभ, अच्छा, या कृति खेसारी ऋषभ। और 27 दोनों मेरे बच्चे 27 को ही पैदा हुए। अच्छा अच्छा, डेट 27 ही था, इसलिए मैंने 27 रख दी। और मेरे लिए 3, 9 मानता हूँ मैं भी सब चीज़ों को थोड़ा बहुत, तो मेरे लिए 3, 6, 9 ये सब बड़ी लकी हैं, तो उसलिए रखा। और ऑडियो लैब जो मेरे सतीश जी हैं, ऑडियो लैब के मालिक हैं, तो मैंने 2 फ्लोर उन्हीं को दे रखा है कि मैं ना स्टूडियो चला पाऊँगा और ना ही मेरे बस का चीज़ है। मैं तो इसलिए ये बना दिया ताकि मैं अपने बच्चों के साथ रह के 10 कदम पे घर है, 10 कदम से आकर जब तक खाना बनेगा तब तक मैं एक सिनेमा का डबिंग कर दूंगा, 4-5 गाने गा लूंगा। तो मेरे लिए थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा कि जो जाम का 1.5 घंटे 2 घंटे आदमी फंसा रहता है कहीं, वो चीज़ें मेरी बच जाएगी। और टाइम का बहुत महत्व है, समय मेरे लिए बहुत कीमती है। बिल्कुल। तो घर बहुत नज़दीक है और घर से ही बहुत करीब इन्होंने अपना खुद का एक ऑडियो लैब बनाया है, एक स्टूडियो बनाया है, ताकि समय बचे और जो वक्त ज़ाया होता था ट्रैफिक में वो वक्त इस्तेमाल हो सके प्रोडक्टिव काम में। KKR भी ये नाम क्यों रखा गया है KKR 27, ये खेसारी भैया ने बताया। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि खेसारी भैया अपनी बेटी से बहुत अटैच्ड हैं। दरअसल वो मानते हैं कि उनकी बेटी जब हुई उसके बाद इनका भाग्योदय हुआ, और ऐसा इन्होंने दावा भी किया और इसके पहले भी कुछ इंटरव्यूज़ में। क्यों मानते हैं आपकी बेटी की वजह से भाग्योदय हुआ है?
संघर्ष वहां खत्म हो गया कि संघर्ष वहां से शुरू हुआ? बेटियां जो होती हैं ना, मुझे लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी अनमोल रत्न होती हैं। एक बेटी की वजह से भी मैं पैदा हुआ, एक किसी की बेटी ही मेरी बीवी बनी, और उसके माध्यम से कृति की जन्म हुआ। तो एक माध्यम बेटियां होती हैं। परिवार में अगर आपके घर में औरतों का सम्मान नहीं है ना, तो आपका घर समझ लीजिए कि रावण से कम नहीं। और हमेशा औरतों को बात मानना चाहिए। कि कई के बात माने राजा दशरथ, तो राम को वनवास हुई। राम को वनवास हुआ तो कितने लोगों का उद्धार हुआ। वही रावण मदोदरा का बात नहीं माने तो विनाश हो गया। तो कोशिश हमेशा करिए कि औरतों का सम्मान और उनका बात हमेशा मानिए आप। अगर वो कुछ कहती हैं तो वो गलत नहीं होता है, क्योंकि वो जिस तरह रसोई को बनाती है ना, उसी तरह ज़िंदगी होती है। तो इसीलिए मेरे जीवन में मेरी बेटी का योगदान इसलिए रहा कि जब से वो पैदा हुई तब से मैं पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं। और कृति का आना मेरे लिए सबसे सुखद चीज़ है। और जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो उसके पैरों को छू के जाता हूँ, और मेरा काम कभी गलत नहीं हुआ। भैया, मैं आपका इंटरव्यू करूं और बिना आपका गीत सुने चले जाऊं तो मुझे इंटरव्यू अधूरा अधूरा लगेगा, निश्चित अधूरा लगेगा। और मैंने आपके वो तड़कते भड़कते गाने बहुत सुने हैं और नियमित सुने हैं, मैं आपका मुरीद भी रहा हूँ। लेकिन आज मैं उस खेसारी लाल को सुनना चाहता हूँ जिन गीतों को गा के आप आगे बढ़े। वो भक्ति के गीत, वो अखंड पाठ, उसमें से अगर कुछ सुना सकें। कि जो मेरा हाथी मैया अरे बन के कोयलिया, तो कुहू का उठाती मैया तोरे अंगने में, कुहू का उठाती मैया तोरे अंगने में। ये मेरे भजन बहुत अच्छे थे, और बहुत सारे भजन हैं। अब कभी छठ हम गीत लोग भी आपने गाया है? छठ तो का मेरी माहौल माँ अभी भी नहीं, पूछती है। छठ का भी माहौल नहीं है। तो अभी कभी हम फिर बैठेंगे तो बहुत सारे गाने के साथ चलिए, बैठेंगे। तड़कता भड़कता ही कोई एक हमारे दर्शकों के लिए जिन्होंने आपको सुना है। कि कर खाती करब भौजी अब के पार, सही अरब गईले न तो सेज पके कर संगे लहड़ब, सही अरब गईले न। नून रोटी खाए बगैर तो मैं भी बस घर नहीं नून जाऊंगा। अब कड़र से हुए हैं फरार, अब छपड़ा लवट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है, थैंक यू तो सो मच। ये है खेसारी लाल यादव। मेरी कोशिश थी कि इस गपशप में मैं उनके उन पहलुओं को भी सामने लाऊं जो जिनसे अमूमन जनता जो है परिचित नहीं हो पाती है। तो हमने इनके जीवन सफ़र के बारे में भी सुना, इनकी अलग अलग विधाओं के बारे में भी जाना, इनका सुरीला संगीत भी सुना। उम्मीद करते हैं कि ये पूरी बातचीत आपको खूब